नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। लास्ट वीक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन इन इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए क्या लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज ए प्रोविजन फॉर स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। देखिए डीपीएसपी का आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39 क्या कहता है, हैज ए प्रोविजन फॉर स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। तो ये सही निकलता है। फिर 42nd अमेंडमेंट के बारे में लिखा हुआ है। 42nd अमेंडमेंट एक कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था। तो इस पर एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एंड यूज ऑफ आईटी इन एजुकेशन, ये सब रिफॉर्म्स हुआ था एजुकेशन सेक्टर में। ये राजीव गांधी जी के टाइम पर हुआ था जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 लॉन्च हुआ था। तो ये जो जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज है या स्कीम्स है ये सारे 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रिजल्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो है सही निकलता है। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 पूरा पढ़ लीजिएगा। जितने डेटा में लिखा है मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पोक्सो। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर विल बी ऑप्शन डी अगेन 1, 2 एंड 3। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, इट डिफेंड्स ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। बिल्कुल सही दोस्तों। पोक्सो केसेस में, पोक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। 2012 का एक लॉ निकला था बेसिकली। तो देखिए पोक्सो केसेस में चाइल्ड कैटेगरी मतलब 18 साल से नीचे जितने बच्चे हैं उनका है। और इट इज जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल मतलब बच्चा है बच्ची है ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है एक बॉय के साथ या गर्ल के साथ, अगर वो 18 साल से नीचे है तो वो पोक्सो केस में काउंट हो जाएगा। तीसरा है इन कैमरा ट्रायल ऑफ केसेस। इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया होगा। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है इसे प्रोसीडिंग कैरिड आउट इन प्राइवेट इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक एंड प्रेस। देखिए नॉर्मली कोर्ट में जब ट्रायल्स वगैरह चलते हैं उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जर्नलिस्ट रहते हैं, प्रेस रहता है, कुछ पब्लिक से लोग भी रहते हैं ताकि एक पब्लिक हियरिंग हो जाए, सबको पता चले क्या हो रहा है कोर्ट में। पर ये जो पोक्सो केसेस में आपको पता है पोक्सो केसेस में थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि जो विक्टिम है उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछना पड़ेगा। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अलाउड है पोक्सो केसेस में। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग मतलब क्या आप समझ गए ना, जिसमें कोई पब्लिक या प्रेस नहीं होगा, केवल जज होगा और विक्टिम होगा। क्लियर। तो ये पोक्सो केसेस में तीनों एप्लीकेबल है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंप्लाइज द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब क्या है, वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी अगेन 1, 2 एंड 3। देखिए क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस इनटू 3 ब्रांचेस। लेजिस्लेटर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। ये तीनों एक बैलेंस में काम करना चाहिए, एक दूसरे के पावर्स में या एक्सिक्यूशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप देखिए इसका कुछ डेफिनेशन है। वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन। क्लियर। एक ऑर्गन दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज ए फंक्शन ऑफ अनदर ऑर्गन। दूसरा ऑर्गन का कोई फंक्शन है वो एक दूसरा ऑर्गन करना नहीं चाहिए। मतलब एक एक को अपना अपना मैंडेट दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, वही करना है। दूसरे का फंक्शन दूसरे को करना नहीं है। मतलब लेजिस्लेटर को जो फंक्शन दिया हुआ है वो लेजिस्लेटर को करना है, ऐसा नहीं जुडिशरी करेगा। तो ये अलग रखना है। Thus, these broad spheres are determined, but in a complex country like India, there often arises conflict and transgression. देखिए इंडिया में ये तीनों के बीच में इतनी अच्छी तरह बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। आप देखिए इसमें और एक पॉइंट है, ईच ऑर्गन शुड हैव डिफरेंट पर्सन्स इन कैपेसिटी। दैट इज ए पर्सन विद ए फंक्शन इन वन ऑर्गन शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गन। तो पर्सन का भी बात आ जाता है इसमें। ठीक है। एक पर्सन की फंक्शन में दूसरे जो ऑर्गन है उसके पर्सन इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, द सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सही निकलता है, पर्सन की बात भी सही है। मतलब अगर एक पर्सन एक सिस्टम में अगर कोई एक फंक्शन कर रहा है तो दूसरे जो सेक्टर है उधर कोई आदमी होगा जो दूसरा फंक्शन कर रहा होगा, इन दोनों के जो फंक्शन अलग अलग होगा, ये अलग अलग फंक्शन अलग अलग करना चाहिए। एक बंदा दूसरे बंदे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्लियर। दूसरा वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया,
दैट वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल और इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन बाय अनदर ऑर्गन। तीसरा, दैट वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अदर। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही निकलता है। आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया बता के, बट आई नो द बेसिक्स। कि देखिए और एक बार बता देता हूं, सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव, तीनों को अपना अपना फंक्शन दिया हुआ है, वो अपना अपना काम करना है, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। उसमें पर्सन भी इन्वॉल्व है, मतलब अगर एक एक ऑर्गन में जितने पर्सन हैं जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो पर्सन दूसरे जो ऑर्गन में कोई भी एक पर्सन की फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये है बेसिकली। अब समझ में आ गया? तो 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। आप देखिए वेरी इजी क्वेश्चन। गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स। बेसिकली जो आसाम की कैपिटल गुवाहाटी, एक्चुअली हाई कोर्ट का नाम ऐसा ही लिखता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसकी जुरिस्डिक्शन कितने स्टेट्स के ऊपर है? वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। Now the answer is option 1, 2, 3 and 4। देखिए, it was originally known as High Court of Assam and Nagaland। गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक्चुअल नाम हाई कोर्ट ऑफ आसाम एंड नागालैंड था। 1971 में इसको रीनेम किया गया था गुवाहाटी हाई कोर्ट करके बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। अभी के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन है। कौन कौन सा? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। Question number 5. Consider the following statements in respect of Dada Saheb Phalke Award. Which of the above statements are not correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D 1, 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट्स गलत है दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, इट इज प्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। गलत है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स जो है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फिर द अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1969 वॉज सस्पेंडेड ओनली वंस इन 1975। ये भी गलत है दोस्तों। 1969 से लेके 2021 तक कंटिन्यूसली हर साल में दिया जा रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, जो लेटेस्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा दिया गया रजनीकांत साहब को। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तो ये भी गलत है। रजनीकांत इज द ओनली रेसिपिएंट फ्रॉम तमिल फिल्म इंडस्ट्री हु हैज रिसीव्ड द अवार्ड टिल नाउ। ये भी गलत है दोस्तों। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से इससे पहले शिवाजी गणेशन साहब को मिला था, इनके बाद एक डायरेक्टर साहब है बालचंद्र, इनको भी मिला था। तो ये तीसरा ऐसे रेसिपिएंट है तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। वैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। देखिए क्या लिखा है, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इसमें पढ़ सकते हो जो भी है पोस्ट करके। इंटरनेट यूजर्स इन नाइजीरिया हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप इन द वर्ल्ड। देखिए सबसे ज़्यादा लोग जो है क्रिप्टो करेंसी जो ओन करता है वो नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद मलेशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, रिसेंटली एक डाटा पब्लिश हुआ था, इसमें से ये पता चला। जापान में सबसे कम क्रिप्टो करेंसी यूजर्स है। इंडिया का रैंक जो है 7th है। इंडिया में 15.4% रेस्पोंडेंट्स ये बोला कि उनके पास एटलीस्ट 1 क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो सारे क्रिप्टो करेंसी में सबसे पॉपुलर जो है बिटकॉइन है, सबसे ज़्यादा लोग बिटकॉइन खरीद के रखा है। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? नाइजीरिया के बारे में बताया है, दिस इज वेरी करेक्ट। फिर जापान इज द लोवेस्ट, ये भी वेरी करेक्ट। फिर अमोंग ऑल क्रिप्टो एसेट्स एथेरियम एमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर विद हाईएस्ट अडॉप्शन रेट। गलत है दोस्तों, मैंने आपको बताया था बिटकॉइन इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7। मुल्लपेरियार डैम के बारे में स्टेटमेंट्स है, वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। देखिए मुल्लई पेरियार डैम काफ़ी न्यूज़ में है। ये डैम एक्चुअली लोकेटेड केरला में है, पर इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन और इससे जो भी फायदा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह तमिलनाडु को मिलता है। ठीक है, बस केरला में लोकेटेड है। मुल्लई एंड पेरियार करके 2 रिवर कॉन्फ्लुएंस होकर पेरियार रिवर बनता है। वो पेरियार रिवर की पानी एक्चुअली मुल्ला पेरियार डैम से तमिलनाडु में जाता है। ठीक है, द डैम इज लोकेटेड इन केरला एंड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। गलत, ये पूरा ऑपरेशन तमिलनाडु करता है। दूसरा क्या है? इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लैयार एंड पेरियार रिवर इन केरला's इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। वेरी करेक्ट, मुल्लई रिवर एंड पेरियार रिवर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बोला पहले कि मुल्लई एंड पेरियार कॉन्फ्लुएंस होकर पेरियार रिवर बनता है, ये गलत है दोस्तों। मुल्लई एंड पेरियार रिवर कॉन्फ्लुएंस होकर बेसिकली मुल्ला पेरियार डैम में पानी आता है। ठीक है, सॉरी फॉर माई रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखिए
तीसरा क्या है, मुल्लापेरियार डैम इज अ ग्रेविटी डैम मेड विथ कॉन्क्रीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड सुर्खी। सुर्खी मतलब बर्न ब्रिक पाउडर। देखिए कम से कम 125 साल पुराना है जो डैम है, इसलिए केरला वाले बोल रहे हैं कि नया डैम बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी पुराना है, कभी भी ब्रेक हो सकता है। ऊपर से यूनाइटेड नेशंस या कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने ये रिपोर्ट दिया था कि ये डैम डेंजर में है, कभी भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इतना पुराना जो है और इसमें सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए लाइमस्टोन सुर्खी वगैरह यूज़ किया था, इसलिए ये इतना डेंजरस बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इश्यू है केरला एंड तमिलनाडु के बीच में कि केरला वाले ये बोल रहे हैं अगर ये डैम ब्रेक हो जाएगा पूरा पानी जो है केरला की तरफ आ जाएगा, क्योंकि केरला लो साइड में है, तमिलनाडु में पानी नहीं जाएगा। ठीक है, पूरे जो पानी है पूरा केरला में आ जाएगा, तो केरला में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट फ्लड हो सकता है। तो यही रीज़न है केरला एंड तमिलनाडु के बीच में चल रहा है। आप देखिए तो आंसर 2 और 3 ओनली है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो मुल्लापेरियार डैम है ये केरला में लोकेटेड है, पर इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस तमिलनाडु करता है। बाकी पूरी हिस्ट्री एक अलग वीडियो में हमने बताया है, आप हाशिद द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सिल्वर फॉरगेट मी नॉट समटाइम्स सीन इन द न्यूज रीजनली रेफर्स टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, a butterfly species। देखिए इस तरह की जब नाम आता है कुछ अलग सा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में कि समटाइम्स इन द न्यूज रीजनली रेफर्स टू व्हाट। ठीक है, लास्ट प्रीलिम्स में भी 3 क्वेश्चन आया था शायद। तो बटरफ्लाई स्पीशीज है, इसके बारे में लिखा है ये केरला में रिकॉर्ड हुआ था 2019 में, फिर अंडमान एंड निकोबार में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, राइट। तो तमिलनाडु में जो श्रीविल्लीपुतूर मेघमलई टाइगर रिजर्व में रिसेंटली स्पॉट हुआ, इसलिए न्यूज़ में आया था। वैसे श्रीविल्लीपुतूर मेघमलई टाइगर रिजर्व आई थिंक लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, ये 2020 या 21 में नोटिफाई हुआ था, वो भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए, बटरफ्लाई स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन एज यू मूव फ्रॉम द एडजस्ट टुवर्ड्स द सेंटर एयर प्रेशर, व्हाट हैपेंड टू एयर प्रेशर। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। तो आंसर इज ऑप्शन सी, डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। देखिए दोस्तों ज्यादा सोचना नहीं, आप सबको पता है साइक्लोन्स कैसे होता है, लो प्रेशर जैसे फॉर्म होता है, लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर होता है। तो जितने भी विंड है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है एंड कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये घूमता है। ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है। तो आंसर इज सिंपल एंड स्ट्रेट, डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। जैसे जैसे आप अंदर चले जाओगे लो प्रेशर एरिया की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। बेसिकली ये जो साइक्लोन का जो अंदर वाला लो प्रेशर एरिया जो होता है ना दोस्तों, इसको आई भी बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, राइट। Question number 10. Recently, which state has got India's largest aromatic garden? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 3, उत्तराखंड। देखिए न्यूज आया था उत्तराखंड में इंडिया का लार्जेस्ट अरोमैटिक गार्डन इनॉग्रेट हुआ था उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली इधर 140 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एरोमैटिक स्पीशीज है। एरोमैटिक मतलब जिसका अच्छा ऑर्डर है, स्मेल है। तो ये गार्डन में अगर आप जाओगे तो अच्छा स्मेल आपको मिलेगा, बहुत प्लेसेंट फीलिंग है। 140 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एरोमैटिक स्पीशीज है, 3 एकड़ में फैला हुआ है। एंड द प्रोजेक्ट वाज सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये फंड से ये एरोमैटिक गार्डन बनाया हुआ है। मतलब जब डिफोरेस्टेशन होता है ना दोस्तों, डिफोरेस्टेशन होता है तो कोई भी एजेंसी जब डिफोरेस्टेशन करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उन्हें कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए फंड देना है, मतलब पेड़ लगाने के लिए, इस तरह की गार्डन वगैरह बनाने के लिए, तो इसको कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बोलते हैं। ठीक है, तो कैंपा बोलते हैं, इसके बारे में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो इस फंड के थ्रू ये बनाया था। सो आंसर इज ऑप्शन 3, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल यूनिटी डे के बारे में क्वेश्चन है। आपको पता है आज नेशनल यूनिटी डे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में 3 स्टेटमेंट है, कौन कौन सा सही है आप मुझे बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A, 1 and 2 ओनली। क्या लिखा है, ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी करेक्ट दोस्तों, ये बात आप सबको पता हो। मैं एक मूवी आपके लिए सजेस्ट करूंगा सरदार करके, आप यूट्यूब में मिल जाएगा ये मूवी आपको। ठीक है, कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में ऐसे फ्रीली अपलोडेड है। ये परेश रावल जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रोल निभाया है। तो ये आप वीडियो देखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूँ जितनी भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मूवीज़ है ये आपको देखना ही देखना है। ठीक है, जैसे गांधी है, सरदार है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस की मूवी है। मूवी देखने से आपको काफ़ी कुछ आइडिया विजुअलाइज कर पाओगे आप, और आप अच्छा से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जब आप विजुअलाइज करते हो ना चीज़ों को तो आप भूलोगे नहीं। तो 100% देख लीजिएगा ये मूवी।
ये मूवी देखने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, 2-2.5 घंटा आपका टाइम पास भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही इंटीग्रेटेड द फार्मर्स कोर्स इन खेड़ा सत्याग्रह 1988 में एंड बडोली सत्याग्रह, ठीक है। बडोली सत्याग्रह एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक नेशनल लेवल में ऐसे उनको सरदार पहली बार ये बडोली सत्याग्रह में ही बोला गया था। तो ये सरदार पटेल जी के लाइफ में या फिर पूरे पॉलिटिकल लाइफ में एक इंपॉर्टेंट इवेंट था बडोली सत्याग्रह। ये मूवी में वो सब दिखाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो राइट। फिर क्या है, ही हैड नॉट हेडेड एनी ऑफ द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी काफ़ी सारे कमिटीज को हेड किया था, जैसे एडवाइजरी कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमिटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हो, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली रतौल मांगो गॉट GI टैग, टू विच स्टेट इट इज एसोसिएटेड विद। वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के रतौल मांगो को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो दोस्तों देखिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कौन देता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये कब दिया जाता है, जब कोई एक प्रोडक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या कोई हैंडीक्राफ्ट हो या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो, एक ओरिजिन की वजह से उनमें कुछ अलग सा पेक्युलैरिटीज है, कुछ सिग्निफिकेंस है, तब ये दिया जाता है। तो ये GI टैग देने से इनकी जो एक्सपोजर वगैरह, मार्केट एक्सपोजर वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए दिया जाता है, ठीक है। तो GI टैग्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। वैसे GI टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर आजकल ये पूछता नहीं है। मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 प्रीलिम्स से GI टैग के बारे में इतना क्वेश्चन आता नहीं है। पहले बहुत क्वेश्चन आता था, ठीक है, हर प्रीलिम्स में GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता था। पर ये PCS एग्जाम्स के लिए और सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। रतौल मांगो, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, गोर्नो बडाक्शन ऑटोनोमस प्रोविंस, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंटरनेशनल प्लेस है जो रिसेंटली न्यूज में आया था। आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, तजाकिस्तान। देखिए दोस्तों ये न्यूज़ मैंने कवर किया था, चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन तजाकिस्तान करके। चाइना एक मिलिट्री बेस बनाने वाला है तजाकिस्तान में। तो तजाकिस्तान का कहाँ बनाएगा, बेसिकली कोहिस्तानी बडाक्शान ऑटोनोमस रीजन, ठीक है। तो यही है बेसिकली ये जो गोर्नो बडाक्शान ऑटोनोमस प्रोविंस है, ये एक्चुअली मैप में आपको कोहिस्तानी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो ये कहाँ पे है, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर में आता है बेसिकली, ठीक है। चाइना भी आता है। तो चाइना का एक मिलिट्री बेस आने वाला है कोहिस्तानी बडाक्शान ऑटोनोमस रीजन में। तो ये जगह का नाम ध्यान दीजिएगा। वैसे नाम सुन के आपको लगेगा कि कोई भी एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्री में हो सकता है, पर डाउट हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तजाकिस्तान में है गोर्नो बडाक्शान ऑटोनोमस प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, A2, B1, C4, D3। देखिए दोस्तों, नेपाल हिमालयस कालियान तीस्ता रिवर्स के बीच में आता है। कुमाऊं हिमालयस सतलज एंड काली, आसाम हिमालयस तीस्ता एंड दिहांग ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। पंजाब हिमालयस इंडस एंड सतलज। सो आंसर इज ऑप्शन बी, A2, B1, C4 एंड D3। आज का फाइनल क्वेश्चन, द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल क्रेडिट इंक्लूड। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D, 1, 2 and 3। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक क्या क्या करता है, अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंक रेट चेंज करते हैं। बैंक रेट चेंज करने से लोगों को जो लोन्स मिलेगा उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज आएगा। मतलब देखिए, अगर बैंक रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, लोन्स की जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो लोग जो है कम लोन लेगा, तो जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह रिजर्व बैंक क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। दूसरा CRR एंड SLR, ये दोनों की आपको पता होगा, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बेसिकली रिजर्व बैंक में कुछ पैसे कॉमर्शियल बैंक्स को रिजर्व रखना पड़ता है, और एक होता है अपने अपने बैंक में कुछ पैसे रिजर्व करना होता है। तो ये रिजर्व बैंक बताता है कि कितना परसेंटेज हमको रखना है। तो ये भी बताने से रिजर्व बैंक जो है मार्केट में जो मनी सप्लाई उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रिजर्व बैंक बोलेगा आपको ज़्यादा पैसे रिजर्व में रखना है, चाहे वो रिजर्व बैंक में हो या अपने बैंक में हो, तो उसके हिसाब से वो उनकी जो क्रेडिट कैपेसिटी वो
डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे भी रिजर्व बैंक जो है मार्केट में मनी सप्लाई या फिर क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह आरबीआई जब बेचता है, इसके बारे में मैंने कई बार बताया। बेसिकली अगर मतलब मनी सप्लाई कम करना है तो लोगों से पैसे अगर उठाना है, मार्केट से पैसे उठाना है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। तो लोग जो है उसे खरीदते हैं, अपने हाथ में जो पैसे है वो देके ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे वापस आ जाएगा और लोगों को क्या देगा, एक सर्टिफिकेट देगा। इसमें गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी होगा, बेसिकली गवर्नमेंट का गारंटी होगा। वो पैसे जो है बेसिकली लोग, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपया है और मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च किया 10 लाख का, तो मैं जाके वो खरीदूंगा, 10 लाख रुपये दूंगा और वो मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा। तो वो मैच्योरिटी पीरियड होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी है। तो उतने साल बाद इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसे वापस मिल जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे क्या करता है, एक तो इनको अपफ्रंट में बहुत कुछ पैसे मिल जाएगा, दूसरा एडवांटेज ये है कि मार्केट में जो पैसे घूम रहा है वो उठा के अपने पास रख सकता है, लोगों को इसकी मैच्योरिटी पीरियड के बाद इंटरेस्ट भी दे देगा। तो ये सारे ऑपरेशन ऐसा है दोस्तों जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में जो क्रेडिट है उन्हें कंट्रोल कर सकता है या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 और 3। वैसे सारे टर्म्स के बारे में ब्रीफली मैं इधर लिखा हूँ, बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है, ओएमओ क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, आप पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।